हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं DRX दिवेश पॉलो और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी बीज के बारे में, यानी कि सीड के बारे में। तो चलिए इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे कि बीज दो प्रकार से होते हैं, गैर एल्बुमिनस और एल्बुमिनस। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो बहुत सारी बातें हम लोग कर चुके थे। प्रसुप्ति अवस्था क्या होती है इसके बारे में मैंने बताया था आपको। इसके बाद हम लोग बात करें तो ये सारी चीज़ें हम लोग बात कर चुके थे, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री वगैरह वगैरह वगैरह। और फल वित्ती के बारे में भी हम लोग बात कर चुके थे। तो इसके बाद हम लोगों को जो बात करनी थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम लोगों ने बात की थी कि जो फल है वो दो प्रकार के होते हैं, एक आभासी यानी मिथ्या और दूसरा जो है सत्य फल यानी कि वास्तविक फल। और सबसे इम्पॉर्टेंट अनिषेक जनित फल भी हम लोगों ने देखा था, जिसको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट हम लोग कहते हैं। तो आज हम लोगों को इसके आगे कंटिन्यू करना है, जो थोड़ा सा थ्योरिकल पोर्शन है, जो एनसीईआरटी माता ने हमें बताया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे हम लोग। तो बीज आवृत 1 मिनट, बीज आवृत बीजियों को अनेक लाभ प्रस्तावित करते हैं। तो मैंने आपको बताया मैं बहुत अच्छा एक्टर नहीं हूँ, टंग स्लिप हो जाती है। आप भी पढ़ने की कोशिश करना, आपकी भी टंग स्लिप होंगी, क्योंकि बायोलॉजी की टर्मोलॉजी ही है ऐसी। क्लियर है। चलो, तो बीज जो है आवृत बीजियों को अनेक लाभ पहुंचाते हैं, ये तो सही बात है। पहला, जबकि प्रजनन प्रक्रिया जैसी कि परागण एवं निषेचन जल आदि से स्वतंत्र है। ठीक है। तो प्रजनन की बात करें तो जब लैंगिक जनन होता है और प्रजनन होता है तो परागण की और जो है परागण एवं निषेचन जल की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये स्वतंत्र है। जैसे कि बीज की रचना काफ़ी निर्भरतापूर्ण है। इसके साथ ही बीज नए पर्यावासों में प्रसारण हेतु बेहतर अनुकूलित रणनीतियों से युक्त होते हैं तथा प्रजातियों को अन्य क्षेत्रों में बसने में मदद करते हैं। ठीक है। मतलब बीज को आप कहीं पे भी उगा दो तो अलग अलग क्षेत्रों में जो है बस जाते हैं। जैसा कि इनमें पर्याप्त आरक्षित आहार भंडार होता है, जैसे कि हम लोग ने बात की थी कि इनमें जो है खाने पीने का मटेरियल होता है। अल्पवयस्क नवोद भी तब तक पोषण देते हैं जब तक कि वह स्वयं ही प्रकाश संश्लेषण ना करने लगे। देखो, अगर कोई नया पौधा उग रहा है तो उसको बीज से जो है पोषण मिलते रहता है जब तक कि वह स्वयं से जो है प्रकाश संश्लेषण ना कर सके, क्योंकि ये खाना कहाँ से बनाते हैं, प्लांट प्रकाश संश्लेषण से। युवा भ्रूण को कठोर बीज आवरण संरक्षण प्रदान करता है। अगर युवा भ्रूण है तो उसके ऊपर आवरण रहता है कठोर, जो संरक्षण यानी प्रोटेक्शन का काम करता है। लैंगिक प्रजनन का उत्पाद होने की वजह से ये नवीन जेनेटिक यानी वंशीय संपाय को पैदा करते हैं, जो विविधता को का रूप लेता है। देखो, नवीन जेनेटिक का मतलब क्या होता है, लैंगिक जनन में क्या होता है, एक मेल और एक फीमेल, तो इसका अलग जेनेटिक मटेरियल, इसका अलग जेनेटिक मटेरियल। तो जो भी जीव बनेगा या जो भी नई चीज़ बनेगी तो वो उसमें जेनेटिक मटेरियल भी नवीन का मतलब नया होगा, जो विविधता के लिए यानी कि वेरिएशन के लिए जरूरी है। अब ये वेरिएशन या विविधता क्या होता है, तो देखो यहाँ पे मेल में जो कैरेक्टर होंगे सेम टू सेम, ये चुन्नू मुन्नू जो भी होगा ये सेम नहीं होगा, फीमेल के समान सेम नहीं होगा, तो इन दोनों से अलग ही होगा, तो उसको हम लोग विविधता कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, बीज हमारी कृषि का आधार है। बिना बीज के जो है कृषि करना बड़ा मुश्किल है, संभव नहीं है, ये याद रखना। बीज कृषि का आधार है। बीज के भंडारण हेतु परिपक्व बीज का निर्जलीकरण एवं प्रसुप्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रसुप्ति हम लोग पढ़ चुके थे कि बीज का अगर भंडारण करना है, बीज को स्टोरेज करना है, तो उसका प्रसुप्ति अवस्था बहुत ज़रूरी है। निर्जलीकरण का मतलब ये होता है कि उसका वाटर जो है या पानी वो सूखना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने प्रसुप्ति में बात की थी कि मात्र 10 से 15% नमी या पानी ही इसमें बचता है बीज में, बाकी सब सूख जाता है, तो उसी को हम लोग प्रसुप्ति या डॉर्मेंसी अवस्था कहते हैं, जिसे पूरे वर्ष भर खाद्यान्न के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है तथा अगले मौसम के लिए फसल के रूप में उगाया जा सकता है। और यही होता है हमारे घरों में कि चने बोए और चने को सुखा लिया जाता है और उसको अगले साल जो है बोया जाता है, तो अगले साल जो है या अगले मौसम में उसको बोने के लिए तैयार कर लिया जाता है। एनसीईआरटी माता कुछ क्वेश्चन पूछ रही है, देखो क्या पूछ रही है आपसे, क्या आप बीज के बिना या उस बीज के बिना जो तुरंत ही अंकुरित हो जाता है और भंडारित ना किया जा सकता हो, खेती की कल्पना कर सकते हो? तो आपको बताना है कि कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। एनसीईआरटी माता तक क्या आपका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पहुंच सकता है, मतलब आंसर नहीं पहुंच सकता है, तो आपको कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर दे देना है, तो मुझ तक के तो मतलब मेरे पास तक के तो आ ही जाएगा। चलो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, तो बीज के
परिक्षेपण यानी कि छितराने के बाद, मतलब बीज को छिड़कने के बाद वह कितने समय तक जीवित रहता है या रह सकता है, तो ये कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है। आपने खेती मतलब देखी होंगी, करी होंगी, कुछ लोगों ने, कुछ के घरों में होंगे, कुछ के घरों में मतलब खेती हुई होंगी या हो रही होंगी, तो आप देख सकते हो और पूछ सकते हो किसानों से। यह अवधि पुनः व्यापक रूप से भिन्न होती है। कुछ प्रजातियों में बीज अपनी जीवन क्षमता कुछ महीनों में ही खो देते हैं। तो क्या होता है, जैसे बीज बोए जाते हैं ना, तो कुछ महीनों में अपनी क्षमता खो देते हैं, लेकिन बहुसंख्य प्रजाति के बीज कई वर्षों तक के जीवनक्षम रहते हैं। यानी बहुसम यानी आप बोल सकते हो, इसकी बात करें तो मल्टी सेलुलर, या फिर एक जो है बड़ी प्रजाति की बात करें, बहुसंख्य प्रजातियों की जो बड़ी संख्या में प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पे बीज कई वर्षों तक के जो है जीवनक्षम यानी उसमें जीवन की क्षमता रहती है। कुछ बीज तो सैकड़ों वर्षों तक के भी जीवित रह सकते हैं। यहाँ पर जीवन के प्राचीन जीवन सक्षम बीजों को अनेक रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात करें, कुछ तो कुछ महीनों में मर जाते हैं और कुछ बीजों के पास जो है जो है कई वर्षों तक के जो है जीवन क्षमता होती है। तो विश्व के प्राचीन का मतलब होता है बहुत पुराने जीवन क्षम सक्षम बीजों की बात करें, ऐसे बीज जो बहुत पुराने हैं, बहुत सालों से, तो उनके रिकॉर्ड कुछ उपलब्ध है। तो एनसीईआरटी माता ने हमको बताया है। तो यहाँ पे एक प्राचीन बीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, एक प्राचीन बीज यानी पुराना, इसका नाम है ल्यूपाइन ल्यूपिनस। क्या नाम है? ल्यूपाइन ल्यूपिनस आर्कटिकस। तो नाम ये याद रखना है, जिसे आर्कटिक टुंड्रा से खनित किया गया था। खनित का मतलब खोदा गया था। जब यहाँ पे आर्कटिक टुंड्रा की खुदाई की गई थी तब ये मिला था। तो एक अनुमानित रिकॉर्ड ये है कि 10,000 वर्ष की प्रसुप्ति के बाद बीज अंकुरित एवं पुष्पित हुआ था। प्रसुप्ति अवस्था मैंने बता दिया है आपको, बीज जो है सूख जाता है और मात्र 10 से लेके 15% ही उसमें नमी बचती है ना, बीज पूरी तरीके से सूख जाता है, तो उसको हम लोग प्रसुप्ति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बीज की बात करें, ल्यूपाइन ल्यूपिनस आर्कटिकस, जिसे आर्कटिक टुंड्रा से खनिज यानी खोदा गया था। तो एक अनुमानित रिकॉर्ड है कि 10 साल के बाद जब इसको प्रॉपर नमी वगैरह मिली थी तो ये बीज अंकुरित हो गया था और पुष्पित हो गया था। क्लियर है? तो एक बात ये याद रखना है। इसके बाद हाल ही का एक और एग्जाम्पल है, यह रिकॉर्ड है, जो 2000 वर्ष पुराने खजूर के जीवनक्षम बीज, जो खजूर का बीज है जो 2000 साल पहले मिला था या पहले का है, जिसका नाम है फोएनिक्स डैक्टिलिफेरा। क्लियर है? जिसे मृत सागर के पास किंग हेराल्ड के महल की पुरातात्विक खुदाई के दौरान इसकी खोज हुई थी। जब उनके जो कौन थे, किंग हेराल्ड, मृत सागर के पास में पुरातात्विक यानी पुरानी जो महल थे उनके, वहाँ की जब खुदाई की गई तो ये मिला था कितने वर्ष बाद? 2000 वर्ष बाद। क्लियर है? चलो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो पुष्पी पादपों के लैंगिक प्रजनन के बारे में एक संक्षिप्त अध्ययन पूरा करने के बाद यह अधिक सार्थक प्रयास होगा कि कुछ पुष्पी पादपों की विशाल उत्पादकीय क्षमता का परिज्ञान निम्नलिखित प्रश्नों को पूछकर प्राप्त किया जाए। ठीक है, क्या प्रश्न है वो? एक भ्रूण पुट्टी या कोष में कितने अंडे मौजूद रहते हैं, इसका आंसर आपको बताना है। एक बीजांड में कितने भ्रूण कोष या पुट्टी मौजूद होते हैं, इसका आंसर बताना है। इसके बाद एक अंडाशय में कितने बीजांड मौजूद रहते हैं, इसका आंसर आपको बताना है। एक प्रारूपी विशिष्ट पुष्प में कितने अंडाशय हो सकते हैं, इसका आंसर बताना है। एनसीईआरटी ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे आपसे। एक पादप पर कितने पुष्प मौजूद होते हैं, इसका आंसर बताना है। और ऐसे ही प्रश्न है बहुत सारे जो एनसीईआरटी ने आपसे नहीं पूछे हैं, जो आपको बताना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, क्या आप कुछ ऐसे पादपों के बारे में सोच सकते हैं जिनके फलों में बहुत भारी संख्या में बीज मौजूद होते हैं? तो सोचना है और बताना है। हालांकि एनसीईआरटी ने बता दिया है, इस प्रकार की श्रेणी में ऑर्किड फल आते हैं। ठीक है, बाबा गूगल करना, बाबा गूगल सब बोलेंगे। तो ऑर्किड फल की बात करें, यहाँ पे प्रत्येक फल में 1000 लघु बीज समाहित होते हैं। क्लियर है? एक फल में 1000 बीज देखने को मिल जाएंगे। इसी प्रकार के मामले कुछ परजीवी प्रजातियों के फल जैसे कि ओराबैंकी तथा स्ट्राइगा है, इनमें भी जो है एक फल में बहुत सारे बीज देखने को मिल जाएंगे। क्या आपने फाइकस यानी अंजीर का लघु या सूक्ष्म बीज देखा है या नहीं देखा है, कमेंट्स बॉक्स में बताना है।
एक छोटे से अंजीर यानी कि फाइकस के बीज में कितना विशाल पादप तैयार होता है? प्रत्येक अंजीर का पौधा कितने लाख बीज पैदा करता है? क्या किन्हीं अन्य उदाहरण की कल्पना कर सकते हैं जहां इस प्रकार के एक लघु बीज ने वर्षों तक इस तरह का विशाल जीव पैदा किया हो? तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपको जो है कमेंट्स बॉक्स में बताने। क्लियर है? इसके बाद हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है असंजनन या बहुभ्रूणता, जिसको हम लोग कहते हैं एपोमिक्सिस एंड इसको हम लोग कहते हैं पॉली इसको हम लोग कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, दो चीज़, बहुभ्रूणता जिसको पॉली एम्ब्रियोनी हम लोग कहते हैं और असंजनन जिसको अपन एपोमिक्सिस कहते हैं। तो चलिए इसको रीड हम लोग करते हैं। तो यद्यपि सामान्य तौर पर बीज निषेचन के परिणाम हैं, बीज कब पैदा होते हैं? जब निषेचन होता है। कुछ पुष्पीय पादपों जैसे कि एस्ट्रेसिया तथा घासों ने बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया विकसित की है, जिसे असंजनन कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। तो अभी हम लोगों ने देखा था बिना निषेचन के फल पैदा कैसे करते हैं, फिर इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि बिना निषेचन के जीव का निर्माण कैसे होता है। यहाँ पे बिना निषेचन के जो है बीज पैदा करने की बात की जा रही है। तो ये याद रखना है, बिना निषेचन के अगर बीज पैदा होते हैं तो एग्जाम्पल क्या है? एस्ट्रेसिया और घास। तो ये याद रखना है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं असंजनन। बिना निषेचन के पैदा हुए फल को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। बिना निषेचन के पढ़ चुके अपन, क्लियर है? तो इससे पहले ही पढ़ा था, तो आपको आंसर बताना है कि बिना निषेचन के पैदा हुए फल को क्या कहते हैं। कमेंट्स बॉक्स में अब तो बताना ही है आपको, मैं पढ़ा भी चुका हूँ। इस प्रकार से असंजनन अलिंगी प्रजनन है। क्लियर है? तो ये जो असंजनन है ना, अलिंगी प्रजनन है, यानी कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक जनन है, उसी का एक ये टाइप होता है जो लैंगिक प्रजनन का अनुहारक है। अनुहारक का मतलब होता है मिमिक्री। तो ये लैंगिक जनन की ही मिमिक्री करता है, क्योंकि लैंगिक जनन के भी लास्ट का में क्या बनता है? बीज बनता है। और यहाँ पे असंजनन में भी क्या बनेगा? बीज ही बनेगा। क्लियर है? असंजननी बीजों के विकास के सैकड़ों तरीके हैं। कुछ प्रजातियों में द्विगुणित अंडकोशिका का निर्माण बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही हो जाता है, जो बिना निषेचन के ही भ्रूण में विकसित हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे बिना निषेचन के ही जो है भ्रूण ले रहे हैं, फिर उससे बीज बन जाएगा। प्रायः कई अवसर पर, जैसा कि बहुत सारे नींबू वंश, तो आपको ये याद रखना है, सिट्रस तथा आम की कुछ किस्मों में भ्रूणकोश पुट्टी के आसपास की कुछ बीजांड कायिक कोशिकाएं विभाजित होने लग जाती है और भ्रूणकोश में प्रोदबधी यानी कि प्रोट्रूड होती है तथा भ्रूण के रूप में विकसित होती है। इस प्रकार की प्रजातियों में प्रत्येक बीजांड में अनेक भ्रूण होते हैं। एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को बहुभ्रूणता हम लोग कहते हैं, जो दूसरा टॉपिक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉली एम्ब्रियोनिक। मतलब क्या है कि यहाँ पे एक बीज में जो है एक से अधिक आपको भ्रूण देखने को मिल जाएगा, तो उसे हम लोग कहेंगे बहुभ्रूणता। क्लियर है यहाँ तक है? तो दोनों चीज़ क्लियर हुई होंगी। असंजनन क्या होता है? तो बिना निषेचन के बीज पैदा करना। बहुभ्रूणता क्या है? तो एक बीज में बहुत सारे भ्रूण देखने को आपको मिलेंगे। एग्जाम्पल क्या है? नींबू वंश और आम की कुछ किस्में। क्लियर है? चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो संतरे के कुछ बीजों को ले और उन्हें मरोड़े तथा प्रत्येक बीज के भिन्न भिन्न आकार एवं आकृति के तमाम भ्रूणों का अवलोकन करे, यानी कि स्टडी करे, रिसर्च करे। एनसीईआरटी माता ये आपको काम दे रही है। प्रत्येक बीज के भ्रूणों की गणना करें, तो आपको गणना करना है प्रत्येक बीज के भ्रूण की, यानी कैलकुलेशन करना है। असंजनन भ्रूणों की आनुवांशिक प्रकृति क्या होती है? तो ये याद रखना है, एपोमिक्सिस से बने हुए जो भ्रूण होते हैं उनकी जेनेटिक प्रकृति या नेचर क्या होता है ये बताना है। क्या उन्हें क्लोन हम लोग कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, तो ये भी आपको बताना है। एक पूर्वज यानी कि एक जनक से ही बने हैं, इसलिए इनको क्लोन कह सकते हैं नहीं कह सकते, ये बताना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, तो ये दो चीज़ देख चुके हम लोग। इसके बाद बहुत से हमारे खाद्य एवं शाक फसलों की संकर किस्मों को उगाया गया है। क्लियर है? बहुत से खाद्य शाक, खाद्य मतलब खाने वाला, शाक मतलब वो सब्जी, ठीक है। तो फसलों की संकर किस्मों का, जिसको हाइब्रिड हम लोग कहते हैं, तो हाइब्रिड किस्मों को उगाया गया
संकर किस्मों की खेती ने उत्पादकता को विस्मयकारी ढंग से बढ़ा दिया। तो संकर यानी हाइब्रिड हम लोगों ने पढ़ा है, हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने पढ़ा है अभी, जो है आर्टिफिशियल हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन इसी चैप्टर में पढ़ा है, जहाँ पे हम लोग अपनी इच्छा से जो है खेती करते हैं या अच्छे से अच्छी किस्म उगाने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने उत्पादकता को जो है विस्मयकारी ढंग से बढ़ा दिया है। संकर बीजों की यह समस्या है कि उन्हें हर साल उगाया या पैदा किया जाना चाहिए। क्लियर है, मतलब हर साल उनको नया नया बनाना बहुत ज़रूरी है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक बीज लिया और ये सालों साल चलते रहेगा। यदि संकर किस्म का संग्रहित बीज को बुआई करके प्राप्त किया गया है तो उसकी पादप संतति पृथकीकृत होंगी और वहाँ संकर बीज की विशिष्टता को यथावत नहीं रख पाएगा। मतलब आपने कोई बीज ये बोया तो जैसा का वैसा ही बीज होगा। ये जो है ना, जैसा संकर बीज में जो क्वालिटी रहेंगी वो जैसी की वैसी यानी यथावत नहीं बनी रहेंगी, तो इनको हर साल बनाना जरूरी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, यदि यह संकर बीज असंजनन से तैयार की जाती है तो संकर संतति में कोई पृथक्करण की विशिष्टता नहीं होगी। ठीक है, अगर ये जो संकर संतति वन मिनट, यहाँ पे ये जो बीज है इसको हम लोग असंजनन से तैयार करेंगे। तो असंजनन में क्या होता है, एक ही जनक होता है। तो यहाँ पे ये जो संकर संतति में कोई पृथक्करण नहीं होगा, क्योंकि दूसरे मेल या फीमेल का कैरेक्टर यहाँ पे आएगा ही नहीं, तो ये जैसा का वैसा ही बना रहेगा। क्लियर है। इसके बाद किसान प्रतिवर्ष फसल दर फसल संकर बीजों का उपयोग जारी रख सकते हैं। अगर आप असंजनन से उगाओगे तो किसान इसको हर साल इसी को यूज़ कर सकता है और उसे प्रतिवर्ष संकर बीजों को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए तो वो बीज भंडार में जाता है, बीज खरीदता है और बो देता है। संकर बीज उद्योग में असंजनन की महत्ता के कारण दुनिया भर में विभिन्न प्रयोगशालाओं में असंजनन की आनुवंशिकता को समझने के लिए शोध यानी कि रिसर्च और संकर किस्मों को असंजनित जीन्स को स्थानांतरित करने का अध्ययन चल रहा है। क्लियर है। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ये वाला चैप्टर तो यहीं पे फिनिश होता है। सारी चीज़ें एक बार आप देख लेना, रिवीजन कर लेना, और कोई भी डाउट हो तो मुझे आप जो है कमेंट्स कर सकते हो, और कुछ भी सजेशन हो तो भी कमेंट्स कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्या कुछ सीखने को मिला है। इसके बाद हम लोग बात करें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि बाकी लोगों को भी ये वीडियो मिलना चाहिए ताकि उसकी भी हेल्प हो सके। क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो जब भी ये क्लास आपकी स्टार्ट हो तो उसको ही नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। तो जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।